हेलो दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फिल्म देखी हो और क्लाइमैक्स में लगा हो कि कहानी खत्म तो हो गई है लेकिन समझ नहीं आई। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। मुझे लगता है क्या मैं मंदबुद्धि हूँ, पर ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म कुछ कहना चाह रही थी लेकिन सीधे सीधे नहीं कहा। कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आपको जवाब नहीं देती, वो आपको सोचने पर मजबूर करती है। आप बार बार उनके सीन्स याद करते हैं, अलग अलग मतलब निकालते हैं और शायद हर बार कुछ नया जवाब मिलता है। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी इंडियन फिल्म्स की जिनका क्लाइमैक्स आसान नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हर फिल्म अपने तरीके से एक गहरी बात कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो संभाल कर। सिस्टर मिडनाइट एक अलग तरह की कहानी लेकर आती है, जिसमें एक आम दिखने वाली औरत धीरे धीरे अपनी पहचान बदलती है। फिल्म में राधिका आप्टे ने उमा का किरदार निभाया है और उनका ये रोल बहुत लेयर्ड है। डायरेक्टर करण कंदारी इस कहानी को बहुत अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते हैं, जहां रियल और अंदर की दुनिया का फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उमा गलती से अपने पति गोपाल का मर्डर कर देती है। इसके बाद वो अपनी ट्रांसजेंडर दोस्तों की मदद से उसकी बॉडी को छुपाती है, लेकिन असली बदलाव उसके अंदर हो रहा होता है। जब मोहल्ले वाले उसे घेरते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं, तब उसे एहसास होता है कि लोग उससे डर रहे हैं और यहीं से वो खुद को बदलना शुरू करती है। वो जानबूझकर एक डरावनी इमेज अपनाती है, जैसे समाज उसे देखना चाहता है। काले कपड़े पहनना, खुद को अलग दिखाना, ये सब उसका विरोध या रेबेल करने का तरीका है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब वो ट्रेन में बैठती है और कहती है कि उसने नया चेहरा पा लिया है, तो ये उसकी आजादी का पल होता है। फिल्म ये नहीं कहती कि वो सच में कोई राक्षस बन गई है, बल्कि ये दिखाती है कि उसका ये चेंज उसके अंदर के गुस्से और समाज से लड़ने का तरीका है। आनंद गांधी के डायरेक्शन में बनी शिप ऑफ थिसियस इंडियन सिनेमा की सबसे अलग फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें 3 कहानियां हैं, एक फोटोग्राफर, एक सन्यासी और एक स्टॉक ब्रोकर की। शुरुआत में ये तीनों कहानियां अलग अलग लगती है, लेकिन आखिर में जाकर जुड़ जाती है। फिल्म के आखिरी हिस्से में पता लगता है कि इन तीनों को एक ही इंसान के शरीर के अंग मिले हैं। जब ये सभी एक जगह बैठकर उस डोनर का वीडियो देखते हैं, तो फिल्म एक बड़ा सवाल छेड़ती है। अगर एक इंसान के हिस्से अलग अलग लोगों में बच जाए, तो क्या वो इंसान अभी भी कहीं मौजूद है? फिल्म का नाम ही एक सवाल से आया है कि अगर एक जहाज के सारे हिस्से बदल दिए जाए, तो क्या वो वही जहाज रहेगा? ये फिल्म इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि ये दिखाती है कि पहचान एक सीधी चीज नहीं है, बल्कि बदलती रहती है। यही वजह है कि इसका अंत समझने से ज्यादा महसूस करने वाला बन जाता है। अन्विता दत्त के डायरेक्शन में बनी बुलबुल को अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस किया है। तृप्ति डिमरी ने बुलबुल का कैरेक्टर निभाया है, जो धीरे धीरे एक मासूम लड़की से एक सीक्रेटिव और ताकतवर औरत में बदल जाती है। फिल्म एक पीरियड सेटिंग में है, जहां समाज में औरतों के साथ होने वाला अन्याय साफ दिखाया जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक चुड़ैल की कहानी सामने आती है। वो उन लोगों को मारती है जो औरतों पर वायलेंस करते हैं या उनका शोषण करते हैं। अंत में जब जंगल में आग लगती है और सच्चाई सामने आती है, तब बुलबुल की असलियत पता चलती है। लेकिन यह सिर्फ एक हॉरर ट्विस्ट नहीं है, असल में उसकी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी है। उसका चुड़ैल बनना एक तरह से उसका बदला है। गांव के लोग उसे राक्षस मानते हैं, लेकिन असल में वो उन औरतों के लिए न्याय की तरह है। फिल्म का क्लाइमैक्स ये साफ नहीं करता कि उसके पास सच में कोई सुपरनैचुरल पावर है या नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि समाज किस तरह एक औरत को या तो देवी बनाता है या राक्षस। लेकिन पहली बार में यह फिल्म देखकर शायद क्लाइमैक्स को सही तरीके से समझना मुश्किल है। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी नो स्मोकिंग में जॉन अब्राहम ने के नाम के किरदार को निभाया है। ये एक ऐसा आदमी है जो अपनी आदत छोड़ना चाहता है, लेकिन जिस जगह वो जाता है वहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। फिल्म में बाबा बंगाली का किरदार, जिसे परेश रावल ने निभाया है, एक अजीब और डरावना कंट्रोल दिखाता है। आखिरी में के को एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जहां उसकी आत्मा जैसे निकाल ली जाती है। उसका शरीर तो वापस आता है, लेकिन वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता। वो अब सिगरेट नहीं पीता,
लेकिन उसमें कोई भावना भी नहीं बचती। लास्ट में यह भी दिखाया जाता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहचान इस तरह कैद कर दी गई है। ये फिल्म सिर्फ एक आदत की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि अगर किसी इंसान को बदलने के लिए उसकी पहचान ही खत्म कर दी जाए तो क्या वो सच में ठीक हुआ। लेकिन इसका क्लाइमैक्स समझना मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि फिल्म साफ नहीं करती कि क्या सच है और क्या नहीं। कई सीन्स ऐसे लगते हैं जैसे सपना हो या के दिमाग में चल रहा हो। फिल्म में जो चीजें दिखाई जाती है जैसे जार में बंद लोग या उंगलियों का गायब होना, उनका सीधा मतलब नहीं बताया जाता, आपको खुद समझना पड़ता है। इसी वजह से एंड थोड़ा उलझा हुआ या ओपन एंडेड लगता है। हर इंसान इसे अपने तरीके से समझ सकता है। दीपेश जैन के डायरेक्शन में बनी गली गुलियां में मनोज बाजपेयी ने खुद्दूस का कैरेक्टर निभाया है। ये उनके करियर के सबसे मुश्किल और इंटेंस रोल्स में से एक माना जाता है। पूरी फिल्म पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में सेट है, जहां कैमरा भी उसी घुटन को महसूस कराता है जो खुद्दूस के अंदर चल रही होती है। वो एक ऐसा आदमी है जो अकेला रहता है, कैमरे के जरिए अपने आसपास के लोगों को देखता रहता है। उसकी जिंदगी बहुत सीमित हो चुकी है, वो लोग से दूर है लेकिन फिर भी उन्हें देखता रहता है। एक दिन उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जिसे उसके पिता उसे मारते होते हैं। यहाँ से वो उस बच्चे को बचाने के लिए परेशान होने लगता है। पूरी फिल्म में हमें लगता है कि वो उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो दीवार के पीछे झांकता है, रास्ते खोजता है और खुद को उस बच्चे का रक्षक मानने लगता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। वो सो नहीं पाता, सोच नहीं पाता ठीक से, उसकी दुनिया धीरे धीरे टूटने लगती है। अंत में जब सच्चाई सामने आती है तो कुछ और ही पता चलता है। फिल्म का आखिरी सीन जहां वो दीवार तोड़ता है और अंदर कुछ भी नहीं मिलता, बहुत अहम है। ये दिखाता है कि जिस चीज को वो बाहर ढूंढ रहा है वो उसके अंदर थी। इसका क्लाइमैक्स समझना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि फिल्म सीधी कहानी नहीं बताती। ये साफ नहीं करती कि कौन सा सीन असली है और कौन सा उसके दिमाग में चल रहा है। कई बार लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो सच है या बस एक वहम। ऊपर से फिल्म का माहौल, धीमी रफ्तार और कम डायलॉग्स भी इसे और मुश्किल बना देते हैं। ये फिल्म आपको सब कुछ समझाकर नहीं देती, बल्कि आपको खुद जोड़ना पड़ता है। अन्विता दत्त के डायरेक्शन में बनी कला में तृप्ति डिमरी ने कला का कैरेक्टर निभाया है और उनकी मां का रोल स्वस्तिका मुखर्जी ने किया है। फिल्म का म्यूजिक बहुत अहम है क्योंकि वही कहानी को आगे बढ़ाता है और किरदार के अंदर क्या चल रहा है वो भी दिखाता है। ये एक ऐसे सिंगर की कहानी है जो अपनी मां की उम्मीदों के बोझ में धीरे धीरे दबती जाती है। बाहर से वो कामयाब दिखती है, लोग उसकी आवाज की तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेली और परेशान होती है। उसकी पूरी जिंदगी इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि वो अपनी मां को खुश कर पाएगी या नहीं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उसके अंदर का दबाव और बढ़ता जाता है। वो अपनी ही सोच में उलझने लगती है, उसे कुछ ऐसी चीजें दिखने लगती है जो शायद सच नहीं है और यहीं से कहानी थोड़ी धुंधली हो जाती है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स समझना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि फिल्म सब कुछ साफ साफ नहीं बताती। कई चीजें सीधे नहीं दिखाई जाती बल्कि इशारों में समझाई जाती है। आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या सच है और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। ऊपर से फिल्म में फ्लैशबैक्स भी एक साथ चलते हैं, जिससे यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पल अभी का है और कौन सा बीते हुए समय का। ये फिल्म आपको जवाब नहीं देती बल्कि आपको सोचने के लिए छोड़ देती है। राही अनिल बर्वे के डायरेक्शन में बनी तुम बाढ़ में सोहम शाह ने मुख्य किरदार निभाया है। ये फिल्म एक लोक कथा पर आधारित है जिसमें हस्तर नाम की एक सीक्रेटिव पावर दिखाई जाती है। हस्तर लालच का प्रतीक है। पूरी फिल्म में यही दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान का लालच धीरे धीरे उसे अपने ही जाल में फंसा देता है। कहानी कई सालों तक फैली हुई है, जिससे यह समझ आता है कि सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि पीढ़ियों की कहानी है। फिल्म का माहौल, अंधेरा, बारिश और डर सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बात छिपी है वो लालच और उसके परिणाम की है। इसका क्लाइमैक्स समझना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि फिल्म सीधे सीधे सब कुछ नहीं समझाती। यह आपको कोई साफ जवाब नहीं देती कि सही क्या है और गलत क्या। कई चीजें प्रतीक के रूप में दिखाई जाती है, जैसे हस्तर खुद, जो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक सोच है। ऊपर से फिल्म का क्लाइमैक्स एकदम साफ नहीं है, यह आपको एक एहसास देकर खत्म होती है, ना कि कोई सीधा मैसेज देकर।
आपको खुद समझना पड़ता है कि कहानी क्या कहना चाह रही है। इसी वजह से इसकी एंडिंग गहरी भी लगती है और थोड़ी उलझी हुई भी। इन सभी फिल्मों को देखकर एक बात साफ समझ आती है कि हर कहानी को समझना जरूरी नहीं है। कुछ कहानियां सोचने के लिए होती है। ये फिल्में आपको जवाब नहीं देती, बल्कि आपको खुद जवाब ढूंढना होता है। और शायद यही वजह है कि ये फिल्में लंबे वक्त तक याद रहती है। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए एम बोले तो।